देखते हैं एनिमल फिजियोलॉजी। ठीक है, वो सारे प्रोसेसेस जो एक एनिमल सेल में होते हैं। अब इसमें जैसे लोकोमोशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये इतने सारे प्रोसेसेस हुए जो एक लिविंग सेल के अंदर होते हैं, मोर स्पेसिफिकली एनिमल के अंदर होते हैं। ओके, अब ये टॉपिक जो रहता है, आई मीन सबसे बड़ा वेटेज वाले नीट में यूनिट जो है ये है, यहाँ पे ये जो 6 से 7 चैप्टर्स है, ये चैप्टर से 6 से 7 चैप्टर मिला के यूनिट बनता है। ओके, तो इसका थोड़ा बहुत अपन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन यानी वो प्रोसेस जिससे अपन कोई भी फूड मटेरियल जो है वो माउथ कैविटी के थ्रू बॉडी के अंदर लेंगे, उसके बाद उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे। अब ये जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है उसके बाद बॉडी में एब्सॉर्ब होते हैं और उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, assimilation, एंड डेफिकेशन और एक्सक्रीशन, और जिसको क्या कहते हैं, इजेशन। ओके, सो ये बेसिक 4 प्रोसेसेस हुई जिसके थ्रू अपन न्यूट्रिशन जो है उसका प्रोसेसिंग होता है अपनी बॉडी में। अब यहाँ पे ह्यूमंस जो रहते हैं इसको अपन क्या कहेंगे, होलोजोइक एनिमल। ठीक है, होलोजोइक एनिमल यानी ऐसे एनिमल जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम रहेंगी और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंजाइम सिक्रीट होते हैं, और एंजाइम सिक्रीट होने के बाद ये जो भी मटेरियल यहाँ पे रिलीज होगा, यानी छोटे छोटे मोनोमर्स जो रिलीज होंगे उसका एब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, सो ये एक मोड हुआ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे जो भी फूड पार्टिकल है उसको स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स पे कन्वर्ट करना। ये स्टेप का मेन काम क्या रहता है, टू मेक फूड फ्रॉम इट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू इट्स सिंपल फॉर्म। ठीक है, जो भी अपन फूड खा रहे हैं वो सभी क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स। अब ये जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोसेस डिजाइन रहती है। अब यहाँ पे दो चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ कैविटी में जो अपने टीथ रहते हैं, ये टीथ जो है फूड को पहले ग्राइंड करेंगे, टंग के हेल्प से सलाइवा उसके साथ मिक्स होगा, एंड टंग में जो भी पैपिलीज रहते हैं, सेंसरी टिश्यू जो रहते हैं, उसमें से कुछ सेंसरी टिश्यू जो है उनका मेन काम क्या रहता है, टेस्ट को सेंस करना। ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, टेस्ट बड। तो बेसिक 4 टेस्ट बड सबको पता है। अब ये जो भी अपने को जो भी फ्लेवर मिलता है, ये फ्लेवर जो है वो अलग अलग टेस्ट बड जो है अलग अलग इंटेंसिटी से एक टाइम पे सेंसिटाइज होते हैं, तब जाके अपन को जो सेंस होता है उसको क्या कहेंगे अपन, फ्लेवर। ठीक है, फ्लेवर यानी क्या, मिक्सचर ऑफ टेस्ट, जैसे सावर, बिटर एंड स्वीट, दीज आर टेस्ट। ठीक है, लेकिन अपना फूड प्राइमरीली सिर्फ एक ही टेस्ट से बनता है क्या, नहीं। ठीक है, अगर अपन सब्जी भी बना रहे हैं तो वहां पे कभी कभार शक्कर भी डालते हैं, बाकी स्पाइसेस तो रहते ही है, एंड सॉल्टी टेस्ट के लिए नमक रहता है। ठीक है, सो जो भी अपन टेस्ट परसीव कर रहे हैं तो वो सिंपली इंडिविजुअल टेस्ट नहीं है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मोर देन वन टेस्ट। इसीलिए अपन उसको वर्ड कौन सा यूज करते हैं, फ्लेवर। सो ये फ्लेवर सेंस करने का रीजन क्या है, ओके, डाइजेशन के टाइम पे जितना ज्यादा सेंसरी रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, ठीक है, उतना ही बेटर एक्टिवेशन होगा डाइजेस्टिव ग्लैंड का। ओके, एंड ये सबकी वजह से क्या होगा, बेटर डाइजेशन। ठीक है, क्योंकि जब भी अपन कोई फूड खा रहे हैं, अगर अपने को नहीं लगता या ब्रेन परसीव नहीं कर रहा है कि ये जो भी फूड है वो टेस्टफुल है या अपने को पसंद नहीं है, तो अपने
जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स रहते हैं वो उतने ज्यादा अमाउंट में क्या होंगे, सेंसिटाइज नहीं होंगे। मीनिंग जो भी एंजाइम या डाइजेस्टिव जूस वहां पे बन रहा है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में डिफरेंस आ सकता है, जिसका डायरेक्टली इफेक्ट अफेक्ट किस पे पड़ेगा, डाइजेशन पे। ओके, सो जितना टेस्टफुल या जितना फ्लेवरफुल या क्या कहेंगे, जितना जो भी खाना अपन खा रहे हैं, अपने को जितना ये लगेगा कि ये खाना अच्छा है और अपने को खाना चाहिए, उतना ज्यादा मीनिंग क्या है कि उतना अच्छा सेंसिटाइजेशन रहेगा, जिसकी वजह से नर्वस सप्लाई जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड वो ज्यादा अच्छे से एक्टिवेट होंगे, एंड उसकी वजह से वहां पे बेटर रिलीज होगा डाइजेस्टिव जूस का, एंड इसका अल्टीमेट एम क्या रहेगा, बेटर एब्सॉर्प्शन। ठीक है, बिकॉज इवन हम जो भी फूड खाते हैं ऐसा जरूरी नहीं कि वो 100% वहां पे डाइजेस्ट होता है, 100% एब्सॉर्ब होता है। उसमें से बहुत पार्ट ऐसा भी रहता है जो डाइजेस्ट नहीं होता या एब्सॉर्ब नहीं होता। ठीक है, सो ये सब चीजें वहां पे इन्वॉल्व रहती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है, ये स्टेप में पहले क्या बताया कि जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। सो बेसिक रिएक्शन या बेसिक चीजें सबको पता है, प्रोटीन का डाइजेशन किसमें होगा, अमाइनो एसिड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किसमें होगा, शुगर्स। जितने भी कार्बोहाइड्रेट है अल्टीमेटली उसका कन्वर्शन किसमें होता है, शुगर, एंड मोर स्पेसिफिकली ग्लूकोज। ओके, एंड जो भी लिपिड्स है उनका कन्वर्शन किसमें होगा, फैट्स एंड फैटी एसिड्स, अगर वो फैटी एसिड से बने हुए लिपिड्स है तो। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो भी कंपाउंड है ये सिंपल है एंड एब्सॉर्बेबल है। ठीक है, ये जो भी पहले यहाँ पे कंपाउंड बताए, दीज आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड दे आर अनएब्सॉर्बेबल। ठीक है, डायरेक्टली अपन एक कॉम्प्लेक्स लिपिड को एब्सॉर्ब नहीं कर सकते, डायरेक्टली अपन एक स्टार्च को एब्सॉर्ब नहीं कर सकते, और डायरेक्टली अपन कोई प्रोटीन को एब्सॉर्ब नहीं कर सकते। ये सभी चीजें जो है इनके सिंपल फॉर्म में, ठीक है, इनके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, तभी वो जाके क्या होंगी, एब्सॉर्ब। ओके, एंड इन्हीं सब चीजों के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगी। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलॉन्ग वेरियस ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, फॉर एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, देन उसके बाद स्टमक में जो ग्लैंड रहते हैं जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिससे HCl एंड प्रो एंजाइम सिक्रीट होता है। ठीक है, वहां पे एसिड बनता है HCl, एंड ये जिस ग्लैंड से रिलीज होगा उनको क्या कहेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इंटेस्टाइन की वॉल जो रहती है, इस वॉल में भी ग्लैंड रहते हैं जिनको कहते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड, एंड वन ऑफ द मेजर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी दैट इज लिवर। ठीक है, लिवर का काम क्या रहता है, बाइल सब्सटेंस बनाना, और बाइल का काम क्या रहेगा, एब्सॉर्प्शन। ठीक है, एंड इसके अलावा और भी एंजाइम्स बनते हैं जिसमें हेल्प करेंगे पैनक्रियाज। ठीक है, एंड लिवर में जो भी बाइल सब्सटेंस बन रहा है उसको स्टोर करने के लिए रहता है गॉल ब्लैडर। ओके, सो ये कुछ एग्जांपल्स हुए ग्लैंड्स के। ये सभी ग्लैंड्स जो है डाइजेशन में अपने तरीके से हेल्प करते हैं, एंड इसके अलावा भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हॉर्मोन्स, जो पैनक्रियाज और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बहुत सारे दूसरे सेल सिक्रीट करते हैं, क्योंकि हर स्टेप जो भी कैरी आउट हो रही है, ये हर स्टेप के ऊपर कंट्रोल किसका रहता है, ब्रेन का। ठीक है, अपन खाना खा रहे हैं तो अपने को एग्जैक्टली पता रहता है क्या कि पेट कितना भर रहा है, अपन देखते हैं कि अपनी आंखों से नहीं। सो ब्रेन जब तक ये सिग्नल नहीं पहुंचाएगा कि हाँ चलो अपने को लगता है कि अभी अपना पेट भर चुका है, अभी खाना खाना बंद करना चाहिए। पॉइंट इज, ये जो भी हॉर्मोन्स रहते हैं ये डाइजेशन के ऊपर ओवरऑल कंट्रोल रखना, कब कौन से ग्लैंड के एंजाइम कब सिक्रीट करना है, भूख लग रही है या खाना खा रहे हैं तो किस तरीके से प्रोसेस स्टार्ट करनी चाहिए, कितने अमाउंट में ये जो भी एंजाइम्स है वो बनने चाहिए, एंड डाइजेशन कंप्लीट हो जाने के बाद जो भी हॉर्मोन्स अभी तक बनना स्टार्ट हुआ था वो अभी बंद करने चाहिए। ये सब के ऊपर किसका कंट्रोल रहता है, हॉर्मोन्स का कंट्रोल रहेगा। ओके, अब सिंपल कंपाउंड जो भी रहते हैं उनका आगे चल के क्या होगा, एब्सॉर्प्शन। अब यहाँ पे दो चीजें याद रखना, डाइजेशन के केस में पीएच कैसा होना चाहिए, एसिडिक।
ओके, क्योंकि डाइजेशन के लिए जितने भी एंजाइम्स लगते हैं वो सभी एंजाइम्स जो ये सिंपल कंपाउंड्स बना रहे हैं या सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टमक के केस में, सिर्फ और सिर्फ स्टमक के केस में पीएच कैसा होना चाहिए? एसिडिक, क्योंकि इसके लिए जो भी एंजाइम लगते हैं ये सभी के सभी एंजाइम कौन से पीएच पे एक्टिव रहते हैं? एसिडिक पीएच पे। ओके, एंड स्टमक की वॉल ऐसी रहती है ताकि ये हार्श पीएच की कंडीशन सह सके, ऐसी स्टमक की वॉल डिजाइन रहती है। एब्जॉर्प्शन के केस में पीएच कैसा होना चाहिए? बेसिक। ओके, व्हाई? बिकॉज डाइजेशन जो है वो सिर्फ स्टमक में नहीं होता, स्टमक में आधी चीजों का डाइजेशन होता है या आधे से भी कम चीजें स्टमक में डाइजेस्ट होती है। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन या बेसिक कंपाउंड का जो भी डाइजेशन है वो सभी डाइजेशन जो है वो कहाँ पे होगा? इन केस ऑफ इंटेस्टाइन, एंड एब्जॉर्प्शन भी कहाँ पे होता है? इन केस ऑफ इंटेस्टाइन। सो ये दोनों स्टेप्स जो रहते हैं वो इंटेस्टाइन में कैरी आउट होता है। अब इंटेस्टाइन में ये जो भी एंजाइम्स है वो कौन सिक्रीट करता है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड एंड पैनक्रियाज। ठीक है, ये एंजाइम सिक्रीट करेंगे जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुए या डाइजेस्ट होने के बाकी है। कुछ का डाइजेशन हो जाएगा, कुछ का बाकी रहेगा। सो जिनका डाइजेशन बाकी है उनको सिंपल का फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएंगे। एंड यहां पे कहां पे? इन केस ऑफ इंटेस्टाइन। ओके, पीएच कैसा होना चाहिए? बेसिक। व्हाई? बिकॉज इंटेस्टाइन की वॉल जो रहती है वो फेयरली डेलिकेट रहेगी एज कंपेयर टू द स्टमक वॉल। एंड अगर एसिडिक पीएच या एसिडिक कंडीशन अगर इंटेस्टाइन में डेवलप होती है तो आप जो एब्जॉर्प्शन के लिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं विलाय या माइक्रोविलाय, वो जो है वो डैमेज हो जाएंगे। उसके बाद अपनी बॉडी जो है वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। ओके, सो इंटेस्टाइन में पीएच कैसा होना चाहिए? बेसिक। और ये बेसिक पीएच कौन प्रोवाइड करता है? बाइल सब्सटेंस और बाइल पिगमेंट जो लिवर बनाता है और गॉल ब्लैडर रिलीज करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी यूटिलाइजेशन। अब ये जो भी एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये सभी न्यूट्रिएंट कहां पे जाएंगे? इन ब्लड। ठीक है, माइक्रोविलाय जो रहते हैं वो ब्लड वेसल से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे। सो जो भी सिंपल कंपाउंड यहाँ पे रिलीज हो रहा है वो सभी सिंपल कंपाउंड जो है वो डायरेक्टली ब्लड में जाता है। ओके, ब्लड में जाने के बाद ये सिंपल कंपाउंड की जहां जरूरत होगी वहां पे उनको ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, जैसा अमाइनो एसिड का मेन काम क्या रहता है? प्रोटीन बनाना। ठीक है, एंड सबसे ज्यादा प्रोटीन का सबसे ज्यादा जरूरत कहां पे रहती है? मसल, क्योंकि एक मसल सेल्स जो है वो ऑलमोस्ट ज्यादातर अमाउंट उसमें क्या रहता है? प्रोटीन। सो मसल में प्रोटीन बनाना, इसके अलावा जहां कहीं पे भी प्रोटीन की जरूरत हो, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी थोड़ा बहुत प्रोटीन रहेगा, सेल के बहुत सारे स्ट्रक्चर या कंपोनेंट रहते हैं जिसमें जो प्रोटीन से बनते हैं, एंड बहुत सारे सेल्स जो रहते हैं वो भी प्रोटीन से बनते हैं। सो अमाइनो एसिड का काम कहाँ पे रहेगा? मसल में, तो वहां पे दिया जाएगा। ठीक है, अगर दूसरे कहीं पे जरूरत होगी तो वहां पे ट्रांसफर किया जाता है। शुगर एंड ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है? टू रिलीज एनर्जी। ओके, सो जो लास्ट टाइम सेलुलर रेस्पिरेशन देखा था, तो सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू ये जो भी शुगर मॉलिक्यूल्स है उससे क्या मिलेगी? एनर्जी। एंड रेस्ट ऑफ द जो रहता है मींस एक्स्ट्रा जो रहेगा वो फैट के फॉर्म में स्टोर होता है लिवर और बाकी के दूसरे सेल्स में। ठीक है, एंड ह्यूमंस में या एनिमल्स में जो फैट रहता है वो ज्यादातर कौन सा रहता है? ग्लाइकोजन, विच इज अ डेरिवेटिव ऑफ अ शुगर। एंड उसके बाद लिपिड्स। अब लिपिड्स जो है वो वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी जो है तब रिलीज होती है जब लिपिड्स जो है ब्रेक डाउन होता है। दूसरा, लिपिड्स अपने जॉइंट्स में जो भी फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, इट इज ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ लिपिड। अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो भी फॉस्फोलिपिड रहता है दैट इज ऑल्सो लिपिड। सो लिपिड जो रहता है वो सेलुलर कंपोनेंट भी है, एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, एज वेल एज जॉइंट्स में लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट भी प्रोवाइड करेगा एंड लिपिड भी प्रोवाइड करता है, दोनों मिलकर प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे जहां पे जरूरत हो सकता है कि ये हार्मोन बनाने में जरूरत होगी। ठीक है, क्योंकि अपने बॉडी में दो टाइप के हार्मोन बनते हैं, एक तो प्रोटीन हार्मोन बनेंगे और दूसरा लिपिड हार्मोन। ओके, सो हार्मोन बनाने की जरूरत हो या नया कोलेस्ट्रॉल बनाना हो तो ये फैट या इसके फैटी एसिड का यूटिलाइजेशन किया जाएगा। ओके, एंड इसके बाद
ये जो भी एब्सॉर्ब हुआ, वाटर, न्यूट्रिएंट सभी एब्सॉर्ब होने के बाद फूड कहाँ पे जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो एक्सेस वाला वाटर या तो थोड़े बचे कुछ न्यूट्रिएंट है वो एब्सॉर्ब होंगे, एंड वहां पे उसके बाद ड्राई फीसिस के पैलेट्स बनते जाएंगे, एंड ये जो भी फीसिस के पैलेट्स है वो धीरे धीरे इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के एंड रीजन यानी रेक्टम में जमा होगा। ओके, एंड उसके बाद ये जो भी अनएब्सॉर्ब फूड मटेरियल है, ठीक है, जिसको एब्सॉर्ब नहीं किया जा सकता या एब्सॉर्ब करने के बाद जो कुछ भी बचता है, ये सभी के सभी मटेरियल जो है वो फीसिस के फॉर्म में बॉडी से बाहर फेंके जाए। ठीक है, सो ये इसको अपन क्या कहेंगे? इजेशन। ठीक है, दैट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। ओके, सो ये हुआ किसके बारे में? ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, अब उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का जैसे कल बताया था कि जो भी अपनी बॉडी में एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी रिलीज करने के लिए क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिग्रेडेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन। सो ये जो भी बायोमॉलिक्यूल्स का या ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी वजह से अपने को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। ओके, अब प्लांट की केस में बताया था कि वहां पे सेपरेट रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं रहता, बट ह्यूमंस में सेपरेट रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहता है। ओके, अब यहाँ पे ये जो भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है इसको दो स्टेप में अपन बता सकते हैं। फर्स्ट ब्रीदिंग, ठीक है, जहां पे क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैस और एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन या गैस कहेंगे, क्योंकि अपन ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं तो सीओ को रिलीज कर रहा है, और ये एक्सचेंज किसके बीच में होगा? बिटवीन लंग्स एंड एयर। ठीक है, अपने एटमॉस्फेयर में जो भी एयर है उसके साथ में ये जो भी गैसेस एक्सचेंज है, इस स्टेप को अपन क्या कहेंगे? ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग जो है इसके लिए स्पेसिफाइड ऑर्गन है, दैट इज लंग्स। लंग्स जो रहते हैं दो बड़े ऑर्गन्स रहेंगे जो थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट रहते हैं, और जिनके ऊपर ये थोरैसिक केज मतलब रिब्स जो रहते हैं, अपनी हड्डियां जो रहती है वो उसके ऊपर प्रेजेंट रहेंगी। अब ये जो भी हड्डियां रहती है इनका मेन काम क्या रहता है? लंग्स को प्रोटेक्ट करना कोई भी डैमेज से। ओके, अब लंग्स का मेन फंक्शन जो है एयर को एब्सॉर्ब करना है और उसमें से ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसफर करते हैं, एंड ये जो भी ब्लड है वो ऑक्सीजन को बॉडी के बाकी पार्ट में क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। ओके, अब लंग्स जो है इसके ये सभी प्रोसेस में लंग्स की कौन हेल्प करता है? ये रिब्स के बीच में जो मसल रहते हैं वो, और दूसरा डायफ्राम, एक डोम शेप्ड मसल जो रहता है जो डायगोनली थोरैसिक कैविटी के नीचे प्रेजेंट रहेगा। ओके, डोम जो डायफ्राम जो रहता है मस्कुलर फ्लैप रहेगी, ऐसी डायगोनली प्रेजेंट रहती है। इसके ऊपर की जो भी कैविटी है उसको थोरैसिक कैविटी कहेंगे, और नीचे की जो भी कैविटी रहेगी उसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। ओके, सो जो जब भी अपन सांस ले रहे हैं तो ये डायफ्राम जो रहता है वो नीचे की तरफ जाएगा यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से लंग्स में या थोरैसिक कैविटी की स्पेस बढ़ेगी। स्पेस बढ़ेगी तो लंग्स को एक्सपांड होने को जगह मिलेगी, मीन्स उसके अंदर एयर आती है। ओके, एंड जब सांस बाहर छोड़नी रहती है तो ये जो भी डायफ्राम है वो रिलैक्स होता है और अपने नॉर्मल डोम शिफ्ट पोजीशन में आएगा, जिसकी वजह से थोरैसिक कैविटी की स्पेस कम होती है और जो भी सांस है बाहर जाएगी। सो बाहर जब भी सांस जा रही है तो वहां पे अपनी बॉडी में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर रिलीज होगा। ओके, ये बेसिक प्रोसेस रहती है किसकी? रेस्पिरेशन की। अब यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक जो रहता है उसमें सबसे पहले कौन सी चीज रहेगी? नॉस्ट्रिल, उसके बाद फेरिंग्स जिसको अपन क्या कहेंगे? माउथ कैविटी या थ्रोट कैविटी, उसके बाद लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, उसके बाद ट्रकिया। ओके, ट्रकिया के बाद दो ब्रांचेस होती है जिसको कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो रहते हैं वो एक से इससे भी और ज्यादा ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं जिसको कहते हैं ब्रोंकियोल। एंड ये जो भी ब्रोंकियल हो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऐसे ट्री लाइक ट्री में जैसे ब्रांचेस होते हैं वैसे ही ब्रांचेस जो है यहाँ पे बनते जाएंगे,
और एंड में ब्रोंकियोल्स के एंड में जो स्ट्रक्चर रहता है इसको क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। ओके, सो दोनों लंग्स मिलके ऑलमोस्ट 300 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट रहते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है, 1 मिलियन यानी 10 लाख। अब यहाँ पे ये जो भी पाथवे है इसका एंड क्या रहता है, एल्वियोला। एल्वियोला एक सैक लाइक या ऐसा क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। जब भी इसमें से एयर पास होती है या एयर आती है तो ये बलून की तरह फूल जाता है, एंड जब अपन ब्रीदिंग आउट कर रहे हैं तो उस टाइम पे एयर जो है बाहर जाती है। अब ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सबसे थिन वॉल रहती है। ओके, एल्वियोला वो स्ट्रक्चर है जहां पे वॉल सबसे थिन रहेंगी। ये एल्वियोलाई जो रहता है इसके ऊपर ठीक है, ब्लड वेसल्स जो रहते हैं वो इसके अराउंड स्प्रेड रहेंगे। ओके, सो ये जो भी क्या है, ये ब्लड वेसल्स हुए। ब्लड वेसल उसमें से भी जो पार्ट रहता है इसको अपन क्या कहेंगे, कैपिलरी। इसको क्या कहेंगे, ब्लड कैपिलरीज, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज ही वो वेसल्स रहते हैं जिसकी वॉल सबसे थिन रहेगी। मतलब एक सेल से पूरी वॉल, मतलब एक ही सेल थिक पूरी वॉल रहती है, एंड एल्वियोलाई की सरफेस भी क्या रहेगी, थिन रहेगी। अब इन दोनों को थिन वॉल रहना क्या जरूरी है, क्योंकि गैसेस का क्या होना चाहिए, इजी डिफ्यूजन। ठीक है, गैसेस का क्या होना चाहिए, इजी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी क्या, movement of particles, solute or water from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration। ठीक है, तो जो भी गैसेस जहां पे भी हायर कॉन्सेंट्रेशन में रहेंगे उसके कंपैरिजन में जो लो कॉन्सेंट्रेशन वाला एरिया है वहां पे गैस जो है वो ट्रांसफर होगी, जो सब कहां पे होता है, इस एल्वियोलाई में। अब यहाँ पे थिन वॉल रहने की जरूरत क्या है, कि एयर में से जो भी ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहा है वो ऑक्सीजन इजीली ब्लड वेसल में जा सके, एंड सेल्स में या ब्लड में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड इजीली एयर में डिफ्यूज हो सके। ठीक है, सो ये गैसेस डिफ्यूज होने के लिए इनकी वॉल थिन रहती है, एंड ब्लड कैपिलरीज जो रहती है वो इस एल्वियोलाई के अराउंड इस तरीके से कवर्ड या स्प्रेड रहेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से जब भी अपन सांस ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं उतने टाइम, मतलब ये जो भी प्रोसेस है इतने कम टाइम में कैरी आउट होती है। ओके, अब लंग्स जो भी है अपना ऑर्गन, ये डबल वॉल से प्रोटेक्टेड रहेगा। अब डबल वॉल क्यों जरूरी है, उसकी वजह से लंग्स जो है वो ज्यादा एयर टाइट बनता है। अब लंग्स को एयर टाइट होने का रीजन क्या है, क्योंकि ये जो भी डिफ्यूजन हो रहा है, जैसे आपने बताया गैसेस क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है। ठीक है, मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू ये जो भी गैस अपनी बॉडी में आ रहा है उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन कब होगा, जब हाई हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर ये दो पॉइंट मेंशन होंगे। ठीक है, मतलब दो जगह पे प्रेशर का डिफरेंस है तभी गैसेस जो है वो एक से दूसरी जगह पे ट्रैवल करेंगे। अगर दोनों पॉइंट में प्रेशर एक जैसा ही है तो गैसेस ट्रैवल करेंगे क्या, नहीं। ओके, सो ये प्रेशर मेंटेन करने के लिए लंग्स जो है वो एयर टाइट होने चाहिए, और लंग्स के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर्स रहते हैं जिसको कहते हैं प्लूरा या प्लूरी, तो ये जो प्लूरा रहता है इसकी वजह से लंग्स एयर टाइट बनेंगे। अगर इसमें कोई भी क्या कहेंगे एक्सीडेंट की वजह से कट होता है, ठीक है, तो अपने लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे और अपन सांस नहीं ले पाएंगे। ओके, क्योंकि प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो गैसेस का डिफ्यूजन नहीं होगा, गैसेस का डिफ्यूजन नहीं होगा तो अपने बॉडी में जो है ऑक्सीजन सर्कुलेट नहीं होगा, क्योंकि वहां पे एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है। ओके, सो ये हुआ किसके बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ओके, इसमें अपन स्केलेटन, मसल और मसल का वर्किंग कैसा होता है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे दो वर्ड हमेशा यूज होते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, लोकोमोशन का मीनिंग यानी क्या, जहां पे एक जगह से दूसरी जगह कोई पर्सन या ऑब्जेक्ट जा रहा है। ओके, सो दैट इज, इसको अपन क्या कहेंगे, सिंपल वर्ड में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
ठीक है। एक से दूसरी जगह पे अगर अपन जाते हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे, लोकोमोशन। ओके, एंड मूवमेंट यानी क्या, एक ही जगह पे जो कैरी आउट होती है, ठीक है। मूवमेंट क्या है, विच ऑकर्स इन सेम पोजिशन या सेम क्या कहेंगे, प्लेस, ठीक है। जैसे अगर अपन एक ही जगह पे खड़े हैं और अपन हाथ पैर हिला रहे हैं, मुंडी हिला रहे हैं, तो ये सभी क्या हुई, मूवमेंट हुई, ठीक है। एंड लोकोमोशन यानी अपन एक जगह से दूसरी जगह चल के जा रहे हैं। अब ये दोनों चीजें जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, मसल के ऊपर, क्योंकि दोनों केस में अपन वॉलेंटरीली कहाँ पे चल के जा रहे हैं, या वॉलेंटरी बोल रहे हैं, या वॉलेंटरी हाथ पैर हिला रहे हैं। सो इन सब में मेजर रोल कौन प्ले करेगा, मसल। एंड मोर स्पेसिफिकली कौन से मसल, स्केलेटल मसल, ठीक है। मसल तीन टाइप के रहते हैं, स्केलेटल मसल या वॉलेंटरी मसल, दूसरे रहते हैं इनवॉलेंटरी मसल जो अपने कंट्रोल में नहीं रहेंगे, एंड थर्ड कार्डियक मसल जो हार्ट में प्रेजेंट रहता है। ओके, सो ये तीन टाइप के मसल अपनी बॉडी में प्रेजेंट है। अब उसमें से जो लोकोमोशन में या मूवमेंट, वॉलेंटरी मूवमेंट में अपन यूज करते हैं वो मसल कौन से, स्केलेटल मसल या वॉलेंटरी मसल। अब ये जो भी स्केलेटल मसल या वॉलेंटरी मसल है और बाकी की सभी जो मसल एंड ऑर्गन है, ये सभी ऑर्गन को सपोर्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर रहता है उसको अपन क्या कहते हैं, बोन्स, ठीक है। और ये सभी बोन्स मिला के क्या बनते हैं, स्केलेटन। ओके, सो ह्यूमन स्केलेटन में टोटल कितने बोन रहते हैं, 206, ठीक है। एज एन अडल्ट, ओके, एज एन अडल्ट 206 बोन्स रहते हैं, ठीक है। यंग एज में इससे ज्यादा बोन्स रहेंगे, धीरे 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 धीरे, मतलब जैसे अपना बर्थ होता है, बोन्स का परसेंट नंबर जो है वो ज्यादा रहता है। जैसे जैसे अपना एज बढ़ता जाएगा, इसमें से कुछ बोन्स जो रहते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, एंड एज एन अडल्ट अपन उसको अलग अलग बोन कंसिडर नहीं करेंगे, उस कंबाइंड बोन को एक ही बोन्स कंसिडर किया जाता है। इसलिए अडल्ट में नंबर जो रहता है बोन्स का वो कम रहता है एज कंपेयर टू एट इन्फेंट स्टेज। ओके, सो ये जो भी 206 बोन्स रहते हैं, ये सभी बोन्स जो है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक एक्सियल स्केलेटन एंड दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल यानी जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है या बॉडी का मेन फ्रेम या सेंटर बनाता है उसको क्या कहते हैं, एक्सियल स्केलेटन, जो कैसा है, बॉडी के एक्सिस में है, ठीक है। अब इसमें एक्सियल स्केलेटन में मेन क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कल, ठीक है। देन उसके बाद फेशियल बोन, देन उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम, ओके, एंड रिब केज, ठीक है। सो इतनी सारी चीजें जो रहती है ये मिलके क्या बनाता है, एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। अपने स्कल जो रहते हैं वो कोई एक कंप्लीट बोन नहीं रहता, ये अलग अलग बोन्स का जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो स्कल वर्ड जब अपन यूज करते हैं तो इसका मीनिंग क्या, वो सभी बोन जो ब्रेन को प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट है। सो यहां से लेके यहां तक ये जो भी बोन्स है इसको अपन स्कल कहेंगे। सामने जो भी ये रहता है ये क्या होंगे, फेशियल बोन्स। ओके, अब यहाँ पे दो स्कल में जो भी बोन्स रहते हैं वो एक दूसरे से ज्वाइंट रहेंगे, ठीक है। अब ये जो भी ज्वाइनिंग रहते हैं ये जिगजैग पैटर्न में रहेगा, एंड ये जनरली ज्वाइंट जो है वो मूवेबल नहीं रहते, ठीक है। तो स्कल में एंड फेशियल बोन में जो भी ज्वाइंट्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, इमूवेबल ज्वाइंट। ओके, अब फेस में जो रहते हैं बहुत सारे बोन्स प्रेजेंट रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आंखों के अराउंड ऑर्बिट है वो, नोज के अंदर जो पार्टीशन बनाते हैं वो, नोज के अंदर भी और एक दो बोन्स रहते हैं जो इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता है। उसके बाद चीक बोन्स, ठीक है, ये साइड में जो है प्रेजेंट रहते हैं वो, जॉ, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। अब पूरे स्कल में या ये जो भी स्कल का स्ट्रक्चर है इसमें सिर्फ ये नीचे वाले जॉ जो रहते हैं वो एक ही बोन है जो मूवेबल रहता है, बाकी जितने भी बोन्स रहते हैं वो मूवेबल नहीं रहते हैं। ओके, देन उसके बाद फेशियल के बाद एक ही बोन रहता है जो यहाँ पे प्रेजेंट है जिसको कहते हैं हाइड बोन, ठीक है। हाइड बोन वो रहेगा जिसके ऊपर मतलब अपना वॉइस बॉक्स के साथ जो एसोसिएटेड रहता है,
ये बोन्स जो है ये अकेला ही यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इसके साथ और कोई दूसरा बोन नहीं रहेगा। एंड उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, जो भी स्पाइनल कॉर्ड यानी टिश्यू हुए जो बोन्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और ये जो भी सीरीज ऑफ बोन्स रहते हैं उनको क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अपने में टोटल कितने वर्टिब्री रहते हैं, 33 वर्टिब्री। ठीक है, और ये 33 वर्टिब्री का काम क्या रहता है, एक पोस्चर मेंटेन करके रखना। ये जो भी रिब केज है, ये रिब केज सामने से जो भी रिब्स के बोन है, ये सभी रिब्स के बोन किसके साथ ज्वाइंट रहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के साथ। ठीक है, एंड रिब केज जहां पे हार्ट, लंग, थाइमस, ईसोफेगस, ओके, ये ऑर्गन्स जो है इनको प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, एंड उसके बाद नेक्स्ट अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये वो पार्ट हुआ सेंट्रल या एक्सल स्केलेटन से जो भी अपेंडेज बाहर निकल रहे हैं, इन सबकी अपेंडेजेस को आप कलेक्टिवली क्या कहेंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, क्या कहेंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब यहाँ पे एक रहता है गर्डल, ठीक है, वो पोर्शन जो शोल्डर को एंड पैरों को मूव करने के लिए आर्टिकुलेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो गर्डल दो तरीके के रहते हैं, एक पेल्विक गर्डल यानी हिप बोन, एंड दूसरा पेक्टोरल गर्डल यानी शोल्डर बोन। ठीक है, अपन शोल्डर्स के ये जो भी बोन है, यहाँ पे एक कॉलर बोन दिखता है और पीछे के साइड में प्लेट लाइक बोन है, ये जो बोन्स रहते हैं इसको कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, और हिप वाला बोन जो रहता है उसको क्या कहते हैं, पेल्विक गर्डल। ठीक है, एंड इसके साथ जो एसोसिएटेड रहते हैं लिम्स, दैट इज फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्ब। अब ये जो भी लिम्स रहते हैं इसमें भी सबसे ज्यादा ये भी जो है अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड रहते हैं, और दोनों सभी लिम्स में सबसे ज्यादा बोन किस में रहते हैं, एक तो फीट एंड दूसरा अपना पाम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली ये एक उंगली जो रहती है यहाँ पे 3 बोन्स रहेंगे। ठीक है, सो 14 ये जो भी अपने डिजिट्स है या फिंगर्स है उसी में 14 बोन्स रहते हैं। ओके, सो ये जो भी बोन्स है ये इसके ऊपर, ये पाम में जो बोन्स रहते हैं उनसे अटैच रहेंगे, वो बोन्स रिस्ट में जो बोन रहते हैं उनसे अटैच रहते हैं, एंड हैंड में जो बोन रहते हैं वो उनसे अटैच रहते हैं। सो ये कनेक्शन जो है ऐसा चलता जाएगा। अब यहाँ पे बोन्स का मेन काम क्या रहता है, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। ओके, ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क रहने की जरूरत क्या है, क्योंकि बोन्स नहीं रहेंगे तो उसके ऊपर मसल्स नहीं रहेंगे, मसल्स नहीं रहेंगे ठीक से, मतलब आर्टिकुलेशन जो भी है, अपन जो भी मूवमेंट कर रहे हैं वो क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ये जो भी मसल है यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटेंडेड है। ठीक है, सो हर बोन्स के अराउंड मसल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसकी वजह से वो पार्ट अपन मूव कर सकते हैं। सो ये जो भी मूवमेंट है वो अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, बोथ बोन्स एज वेल एज मसल। ठीक है, जो एक्चुअल एक्शन हो रही है उसके लिए मसल रिस्पॉन्सिबल है, बट ये सभी एक्शन होने के लिए जो मसल्स चाहिए रहते हैं उनको एक बेसिक सपोर्ट या पिलर जैसा काम कौन करेगा, बोन्स का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। ठीक है, सो जो भी अपने ऑर्गन है उनको सपोर्ट करना, मसल को सपोर्ट करना, मसल को आर्टिकुलेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ये सब काम किसका रहता है, बोन्स का। ठीक है, सो जितने भी बोन्स रहते हैं उन सभी को मिलके अपन क्या कहते हैं, एंडो स्केलेटन। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, एंडो स्केलेटन।